मैं कमरे में पहुंचा तो डेविड रेयान किसी गहरी सोच में डूबा हुआ मिला। मुझे देखकर उसके चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट जरूर उभरी थी, जिसमें गर्मजोशी नाम को भी नहीं थी। मैंने गुफ्तगू बराए गुफ्तगू के लिए कहा, किन ख्यालों में खोए थे डेविड? डेविड ने कहा, मुझे यहाँ जिस मकसद के तहत भेजा गया था, क्या उसे पूरा कर सकूंगा? मैं यही सोच सोच कर परेशान हो रहा था। मैंने कहा, तुम्हें शायद इसलिए भेजा गया था कि मेरे बारे में तफ्तीश करके रैंडल को रिपोर्ट पेश करो। वो बोला, हाँ, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ तो मैं अपनी मर्जी से जुम्बिश भी नहीं कर सकता। तफ्तीश क्या खाक करूंगा? मैंने कहा, मुझे हैरत है डेविड, क्या वाकई दुनिया में तुम जैसे मासूम लोग भी होते हैं? डेविड संभल कर बैठ गया। बोला, इसमें हैरत की क्या बात है? मैंने कौन सी बात गलत कही है? मैंने कहा, रैंडल के सामने इस वक्त सिर्फ एक ही मकसद है, हमारी मौत। उसने एक ही तीर से दो शिकार करने की कोशिश की थी। हम अगर उस गाड़ी में बैठ जाते तो क्या नतीजा होता? कार बम के जरिए उसने मेरी हलाकत का सामान किया था, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर मेरे साथ तुम्हारा सफाया भी हो जाए तो उसकी सरदर्दी कम हो जाएगी। डेविड ने कहा, मैंने यूं भी सोचा था, लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि ये हरकत तुम्हारे किसी और दुश्मन। मैंने उसकी बात काट कर कहा, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन अगर ये बात साबित हो गई कि इसका जिम्मेदार रैंडल ही था तो? डेविड ने तेजी से कहा, तुम तो जो कहोगे मैं वही करूंगा। इस तरह कम से कम मेरी जिंदगी तो खत्म नहीं होगी, कैद में ही तो रहूंगा। मैंने कहा, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो। यहाँ तुम्हारी हैसियत कैदी की नहीं है, तुम जब चाहो यहाँ से जा सकते हो, मगर अपनी जिम्मेदारी पर। डेविड सोच में पड़ गया। बोला, ये किस तरह साबित होगा कि तुम्हें हलाक करने की कोशिश का असल जिम्मेदार कौन है? मैंने कहा, ग्रे कलर की कार और उन दोनों अफराद का सुराग मिल गया है जिन्होंने कार में बम फिट किया था। अगर तुम चाहो तो मैं उनसे पूछगिछ करने के लिए तुम्हें भी साथ ले चलता हूँ, ताकि हर बात तुम्हारे इल्म में बराह रास्त आ सके। डेविड ने कहा, मुझे मंजूर है। मैंने कहा, तो फिर तुम तैयार रहो, मैं तुम्हें साथ लेकर ही चलूंगा। मैं वापस जनरल टेरेस के पास पहुंचा तो वहां सब लोग कोई एल्बम देखने में मसरूफ थे। जनरल ने मुझे देखते ही कहा, इस एल्बम में तुम्हारे मतलूबा अफराद की तस्वीरें हैं अली, आओ तुम भी देखो। मैंने जनरल के हाथ से एल्बम ले ली। उस एल्बम में तमाम ऐसे लोगों की तस्वीरें और कवायफ थे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो से या तो रिटायर्ड हो गए थे या किसी वजह से उन्हें निकाल दिया गया था। एक तस्वीर पर मैं रुक गया। तस्वीर के नीचे उस शख्स के कवायफ और मौजूदा पता भी दर्ज था। उसका नाम बंस डिले था और उसे रिश्वत सतानी और ब्लैकमेलिंग के इल्जामात में मुलाजमत से बरतरफ किया गया था। मैंने जनरल से कहा, इस शख्स के नाम का विजिटिंग कार्ड और महकमे का शनाख्ती कार्ड मुझे फौरी तौर पर दरकार है, ताकि मैं जल्द से जल्द हरकत में आ सकूं। जनरल ने इस बात में सर हिला दिया। तहजीब ने पूछा, तुम इस शख्स के मेकअप में उन लोगों से मिलोगे? मैंने कहा, हाँ तहजीब, मेरा प्रोग्राम यही है। वो बोली, इससे तुम्हें क्या फायदा होगा अली? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि तुम उन पर बराह रास्त हाथ डाल दो? अफरादी कुव्वत की जरूरत महसूस करो तो अली ग्रुप। मैंने हाथ उठाकर कहा, नहीं, मैं अली ग्रुप के किसी रुकन को खतरे में डालना पसंद नहीं करूंगा। इसके अलावा रैंडल को यह एहसास दिलाना भी तो मकसूद है कि वो कई तरफ से घिरा हुआ है। कोई 2 घंटे बाद मैं उन लोगों के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। डेविड मेकअप में मेरे साथ था। गुज़श्ता 2 घंटे का वक्त बहुत मसरूफियत में गुजरा था। जनरल टेरेस अगर भरपूर तरीके से मदद न कर रहा होता तो मैं इतनी जल्दी, इतनी मुकम्मल तैयारियों के साथ इन लोगों पर धावा नहीं बोल सकता था। दरवाजा खुलने में देर न लगी। दरवाजा खोलने वाला एक स्मार्ट और मुतनासिब कामत शख्स था। उसने सर से पैर तक हम दोनों को देखा और सवालिया अंदाज में बोला, जी। मैंने कुछ कहे बगैर कैप्टन बंस डिले का विजिटिंग कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने एक तवील सांस लेकर कहा, ओह, तो आपका ताल्लुक इंटेलिजेंस से है, लेकिन जनाब विजिटिंग कार्ड तो कोई भी छपवा सकता है। इस बार मैंने मुंह से कुछ नहीं कहा और जेब से ताज़ा ताज़ा बना हुआ आइडेंटिटी कार्ड निकाल कर उसके हवाले कर दिया। उसने कार्ड को बड़े गौर से देखा। मैं तो था ही बेंस डिले के मेकअप में, इसलिए मुझे क्या फिक्र हो सकती थी। उसने कार्ड वापस करके मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, मेरा नाम विल्सन है, कमरे में आ जाइए, ये गालिबन आपके असिस्टेंट हैं। मैंने कमरे में दाखिल होकर बैठते हुए मुख्तसर जवाब दिया, हाँ। उसने अपने साथी का तारुफ करवाया। बोला, और ये मेरे दोस्त ग्राहम हैं। हम दोनों आलमी सयाहत के इरादे से निकले हैं। देखिए इरादा किस हद तक पूरा होता है। मैंने सरसरी अंदाज में कहा, आलमी सयाहत करने के लिए तो बड़ी रकम दरकार होती है। मैंने महसूस किया था कि विल्सन मेरे जुमले पर चौंका है। बोला, वो तो जाहिर है मिस्टर डिले, पूरी दुनिया की सैर करना मजाक तो नहीं है। मैंने कहा, जब आप लोग किसी नए मुल्क में जाते हैं तो किस किस्म की सरगर्मियों से अपने दौरे की इब्तिदा करते हैं? विल्सन ने मुझे घूरते हुए कहा, सरगर्मियों से आपकी क्या मुराद है मिस्टर डिले? मैंने कहा, मेरा मतलब है सबसे पहले तो आप अपने रहने के लिए कोई मुनासिब सा होटल तलाश करते होंगे, उसके बाद किराए की कोई कार हासिल करते होंगे ताकि बगैर किसी दखल अंदाजी के अपनी सरगर्मियां जारी रख सकें।
विल्सन ने कहा, मैं एहतजाज करता हूँ मिस्टर डिले, सरगर्मियों का लफ्ज आपने मुकर्रर इस्तेमाल किया है। मैंने कहा, मैं माजरत चाहता हूँ मिस्टर विल्सन, मेरा मतलब सयाहती सरगर्मियों से था। विल्सन ने कहा, दूसरी बात यह है कि आप अपनी यहाँ आमद का मकसद बयान फरमाइए। ग्राहम अभी तक एक लफ्ज भी नहीं बोला था। उसका अंदाज ऐसा था जैसे नजरों ही नजरों में हमें तोल रहा हो। मैंने कहा, आप मेरा शनाख्ती कार्ड तो देख ही चुके हैं, मेरा सेक्शन गैर मुल्कियों के मामलात देखना है। विल्सन ने कहा, अपनी यहाँ आमद का इंतराज करा चुके हैं। उसके बाद अगर आपके महकमे का कोई कारिंदा हम तक रसाई हासिल करता है तो इसका मतलब यही है कि हमारे कागजात में कोई सुकुम था। मैंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टर विल्सन, दरअसल बाज़ औक़ात मैं जज्बा खैर सगाली के तहत भी गैर मुल्कियों से मुलाकात कर लिया करता हूँ। जरूरी तो नहीं कि जब सरकारी काम हो तभी हम एक दूसरे से मिलें। विल्सन ने एक तवील सांस ली, बोला, खुदा का शुक्र है, वरना मैं तो समझा था। खैर छोड़िए, ये बताइए कि आप लोग क्या पीना पसंद करेंगे। मैंने कहा, चाय या कॉफी में से जो आप लोगों को ज्यादा पसंद हो हमारे लिए मंगवा लें। विल्सन ने बड़ी बेतकल्लुफी से कहा, तकल्लुफ न करें मिस्टर बंस डिले, अगर हार्ड ड्रिंक की ख्वाहिश है तो आपकी खिदमत करके। मैंने कहा, ड्यूटी के दौरान हम लोग हार्ड ड्रिंक से गुरेज करते हैं मिस्टर विल्सन। और विल्सन ने रूम सर्विस को कॉफी का ऑर्डर दे दिया। ग्राहम की नजरें मेरे लिबास पर जमी हुई थीं। बेदाग सफेद कमीज, कीमती टाई और नफासत के साथ सिला हुआ 3 पीस सूट। दफतन ग्राहम ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, मैंने सुना है गोइटे हिल में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें बहुत कम होती हैं। मैंने कहा, आपने बिल्कुल ठीक सुना है मिस्टर ग्राहम, यहाँ सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें इस कदर कम हैं कि गुजारा तक करना मुश्किल होता है। उसने एक बार फिर मेरे लिबास को हैरत से देखा। मेरे तो जूते भी बेहद कीमती और नए थे। मैंने महसूस किया कि ग्राहम कुछ कहते कहते रुक गया है। मैंने कहा, मैं यहाँ जज्बा खैर सगाली के साथ आया हूँ मिस्टर ग्राहम, लिहाजा आप जो कुछ भी कहना चाहें बेखौफ व खतर कहें। ग्राहम बोला, दरअसल मैं सोच रहा था कि जब तनख्वाहें इस कदर कम हैं कि गुजारा तक करना मुश्किल होता है तो फिर ये लिबास तुम किस तरह अफोर्ड करते होगे? क्या तुम लोगों को कुछ इजाफी अलाउंस भी मिलते हैं? मैंने कहा, मिलते तो हैं मिस्टर ग्राहम, लेकिन वो भी बहुत कलील होते हैं। बस यूं समझ लें कि हमारी अश्कशोई हो जाती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। विल्सन बोला, तुम भी क्या बातें ले बैठे ग्राहम, मिस्टर बंस डिले हमारे मेहमान हैं, हमें ये जेब नहीं देता कि हम इनकी जातियात में इस हद तक मुदाखलत करें। मैंने विल्सन से कहा, मिस्टर ग्राहम ने अब तक किसी भी हद से तजावुज नहीं किया, बल्कि गुफ्तगू तो मेरी पसंदीदा नहज पर चल रही है। विल्सन ने मुझे उलझी हुई नजरों से देखा। बोला, मैं समझा नहीं मिस्टर बंस। हालांकि वो खूब समझ रहा था। उन दोनों को ही अंदाजा था कि उनके पास मेरी आमद किस मकसद के तहत हो सकती है। मैंने कहा, मैं खुद भी आपको यही बताने वाला था कि हम लोगों के दीगर ज़राए आमदनी क्या हैं। उर्फ़े आम में इसे बालाई आमदनी कहा जाता है। विल्सन ने बुरा सा मुंह बनाया, बोला, रिश्वत, ये तो बहुत बड़ी माशरती बुराई है और बहुत सी बुराइयों को जन्म देती है। आप लोगों को इसके खिलाफ मिलकर काम करना चाहिए। मैंने बज़ाहिर बुरा मानकर कहा, रिश्वत और लोग लेते होंगे जनाब, मैं तो एक एक पैसा हलाल करके लेता हूँ। आप रिश्वत की तारीफ कर सकते हैं। विल्सन बोला, अपनी पोजीशन से नाजायज फायदा उठाकर या उस काम के इवज किसी से रकम लेना जिसके करने की हमें तनख्वाह मिलती है, रिश्वत है। मैंने इत्मीनान की गहरी सांस लेते हुए कहा, आपकी इस तारीफ की रोशनी में तो मैंने आज तक रिश्वत नहीं ली। मैं रिश्वत लेने के सख्त खिलाफ हूँ मिस्टर विल्सन। ग्राहम बोला, तो फिर आपका कोई खानदानी पस मंजर होगा, दौलत विरसे में मिली होगी, या फिर आप कोई जुज़ वक्ती काम करते होंगे। मैंने कहा, आपका आखिरी अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है मिस्टर ग्राहम, मैं जुज़ वक्ती काम करता हूँ और इसके लिए मेरा एक अलहदा स्टाफ है, ज़ाती स्टाफ, जिसका हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो दोनों मेरी बातों में बहुत दिलचस्पी ले रहे थे, लेकिन साथ ही साथ उलझ भी रहे थे। मैंने अभी तक अपनी आमद का मकसद बयान नहीं किया था। डेविड रेयान बेहद मुस्तरिब था, गालिबन वो उन दोनों को पहचानता था। मैंने उसे पुरसुकून रहने का इशारा भी किया था, लेकिन उसकी बेचैनी कम नहीं हुई। उसकी ये कैफियत ग्राहम और विल्सन से भी पोशीदा नहीं थी, मगर जाहिर है वो उसका सबब नहीं जान सकते थे। वेटर के आ जाने की वजह से गुफ्तगू का सिलसिला थोड़ी देर के लिए मुनक़ता हो गया। वेटर कॉफी और बर्तन रख कर वापस गया तो गुफ्तगू दोबारा शुरू हुई। विल्सन ने कॉफी की प्याली मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, तब तो आप खासे अमीर आदमी होंगे मिस्टर डिले, जाती स्टाफ रखना मामूली बात नहीं होती। आप क्या कारोबार करते हैं मिस्टर? मैंने कहा, मेरा स्टाफ मेरे लिए मालूमात हासिल करता है मिस्टर विल्सन, और मैं मालूमात फरोख्त कर देता हूँ। ग्राहम कॉफी का घूंट लेते लेते रुक गया। ओह, और मुझे घूरने लगा। मैंने कहा, मैं बड़े साइंटिफिक तरीके से काम करता हूँ, आप मेरी आमदनी को रिश्वत हरगिज नहीं कह सकते। विल्सन ने चुपते हुए लहजे में कहा,
गालिबन तुम्हारा स्टाफ गैर मुल्कियों के मामलात में खुसूसियत से दिलचस्पी लेता होगा, इसलिए कि तुम खुद भी उस सेक्शन में हो। मैंने कहा, हम सिर्फ गैर मुल्कियों को डील करते हैं जनाब, और वो भी सिर्फ उन मामलात में जिनका मेरे सरकारी फराइज से तसादुम नहीं होता। इसमें तो कोई हर्ज नहीं है ना जनाब। वो दोनों मुझे घूरने लगे। चूंकि वो खुद मुजरिमाना सरगर्मियों में मुलव्विस थे और उनके दिलों में चोर था, लिहाजा उनका चौकन्ना हो जाना लाजमी था। विल्सन ने पूछा, गोइटे हिल आने वाले तमाम गैर मुल्कियों से तुम इसी तरह मिलने जाते हो जिस तरह हमारे पास आए हो? मैंने कहा, अरे नहीं जनाब, इतनी फुर्सत किसके पास होती है। खैर सगाली का दौरा मैं सिर्फ उस वक्त करता हूँ जब काम बनता नजर आ रहा हो। ये बड़ा वाज़ेह इशारा था। वो ये तो समझ गए होंगे कि मैं उनकी किसी हरकत से वाकिफ हो गया हूँ, लेकिन ये बात उनके वहम गुमान में भी नहीं हो सकती कि मैं उनके तमाम करतूतों से वाकिफ हूँ। ग्राहम ने मुतनफिराना लहजे में कहा, तो यूं क्यों नहीं कहते कि तुम ब्लैकमेलर हो? मैंने कहा, मेरे लिए जितने ज्यादा खराब अल्फाज इस्तेमाल करोगे उतना ही अपने हक में बुरा करोगे। मैं हराम खोर नहीं हूँ, सख्त मेहनत करता हूँ, तब कहीं जाकर मुजरिमों से थोड़ा बहुत हक की मेहनत वसूल कर पाता हूँ। विल्सन ने गुस्से से कहा, अगर हमें पहले इल्म होता कि तुम इतने रकीक और घटिया काम में मुलव्विस हो तो तुम्हें अपने कमरे में घुसने भी न देते। ग्राहम ने कहा, मेरा ख्याल तो ये है कि हमें फौरी तौर पर इसके महकमे को इसके करतूतों से आगाह कर देना चाहिए। विल्सन ने कहा, छोड़ो ग्राहम, जो कुछ ये करता है ये इसका जाती मामला है। हम गैर मुल्की हैं। वैसे भी हमें गोइटे हिल के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का कोई हक नहीं है। इन लोगों का तो पूरा निज़ाम ही बिगड़ा हुआ है। मैं उन लोगों की गुफ्तगू सुन रहा था और मेरे होंठों पर मुस्कुराहट थी। ये उनका पहला हरबा था। वो मुझे खौफजदा कर देना चाहते थे। ग्राहम बोला, ये शख्स हमें धमकियां दे रहा है विल्सन, और तुम्हें मालूम है कि मैंने जिंदगी में कभी कोई धमकी बर्दाश्त नहीं की। मैंने कहा, तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हें कोई धमकी नहीं दे रहा। मैं तो एक सीधा सादा सा सौदा करना चाह रहा था। ये जरूरी तो नहीं कि तुम मुझसे लाजिमन मालूमात खरीद लो। मुमकिन है दूसरी पार्टी मुझसे मालूमात खरीदने में दिलचस्पी जाहिर कर दे। ग्राहम गुस्से से बिफर कर बोला, मैंने तुमसे कहा था कि ये शख्स यूं नहीं मानेगा। मैं अभी इसके डिपार्टमेंट को फोन करता हूँ। मैंने कहा, जनरल टेरिस भारी रकम के इवज वो मालूमात खरीदना पसंद करेगा जो तुम लोगों की नजरों में इतनी बेवुकत हैं कि उसने तमाम महकमों को हिला कर रखा है। वो हर कीमत पर कार की तबाही के जिम्मेदारों को तख्ताएदार पर देखने का ख्वाहिशमंद है। विल्सन धाड़ा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? कौन सी कार और कैसी तबाही? तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि यहाँ से दफा हो जाओ, वरना। मैंने कहा, मैं बहुत कारआमद हूँ मिस्टर विल्सन। वो कोई वीराना नहीं था जहाँ तुमने कार में बम फिट करने की कार्रवाई की थी। अलबत्ता तुम्हारी खुशकिस्मती ये थी कि उस इलाके के रहने वाले अपने काम से काम रखते हैं, गैर मुतल्लिका बातों में कभी नहीं उलझते। अगर तुम्हारा ख्याल ये है कि तुम्हें किसी ने नहीं देखा तो तुम गलती पर हो। बहुत से लोगों ने तुम्हें उस कार के पास देखा था। ये अलग बात है कि किसी ने दखल अंदाजी नहीं की, मगर इसका ये मतलब भी नहीं कि वो दोबारा देखने पर तुम्हें पहचान नहीं सकेंगे। इसके अलावा ये बात भी है कि 2 अफराद के जहन में उस कार के नंबर रह गए थे जिसका कलर ग्रे था और जिससे उतरने वाले टेरिस महल की कार के साथ कुछ करते रहे थे। ग्रे कलर की कार और उन दोनों अफराद की कहानी पुलिस तक पहुंच चुकी है और पुलिस बड़ी सरगर्मी से उनकी तलाश में है। तुम मेरा कमाल देखो कि मैंने उन दोनों अफराद के मुंह बंद कर दिए हैं जिन्होंने कार के नंबर नोट किए थे। अगर वो नंबर पुलिस तक पहुंच गए होते तो मुझसे पहले पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करके ले जा चुकी होती। मैं भी तुमसे मिल लेता, लेकिन मैं पूरी तरह अपना इत्मीनान करने के बाद यहाँ आया हूँ कि अब यहाँ तक कोई नहीं पहुंच सकेगा। पहली बार उन दोनों के चेहरों पर सरासीमगी के आसार नजर आए। अब उनमें इतनी सकत नहीं रह गई थी कि मेरी सुनाई हुई कहानी को झुटला सकते। ग्राहम ने भर्राई हुई आवाज में कहा, तुम बकवास कर रहे हो। किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो कारों के नंबर नोट करता फिरे। मैंने कहा, होती है मिस्टर ग्राहम। अगर ना हुआ करती तो इस वक्त मैं तुम्हारे कमरे में होने की बजाय अपने ऑफिस में बैठा फाइलों से मगजमारी कर रहा होता। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। निगाहों ही निगाहों में किसी पैगाम का तबादला हुआ और फिर विल्सन मुझसे मुखातिब हुआ। बोला, अब तुम हमसे क्या चाहते हो? मैंने कहा, तुम लोगों का अब तक का रवैया खासा हौसला शिकन रहा है। हालांकि गौर करो तो मैं तुम्हारा मोहसिन हूँ। तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते कि मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी है। दोनों गवाहों ने भारी रकम के इवज जबान बंद रखने का वादा किया है। मुझे उनको भी रकम अदा करनी है। पिछले माह कोई क्लाइंट भी नहीं मिला था, इसलिए स्टाफ की तनख्वाहें भी जेब से ही गई। और अब तुम्हारा हौसला शिकन रवैया। तुम मुझे धमकियां दे रहे हो। क्या इतनी सी बात तुम्हारी समझ में नहीं आती कि अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो अपनी मालूमात इंतकामन जाहिर कर दूंगा, और अगर ये मालूमात एक बार हुकूमत तक पहुंच गई तो तुम्हें फांसी से कोई नहीं बचा सकेगा, तुम्हारी अपनी हुकूमत भी नहीं। विल्सन बोला, ठीक है मिस्टर बंस,
हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं कि मालूमात फरोख्त करने के लिए तुमने पहले हमसे राब्ता कायम किया। मैंने कहा, इसमें शुक्रगुजार होने की कोई बात नहीं, ये तो मेरा कारोबारी उसूल है। आमतौर पर मुजरिम ज्यादा कीमत अदा करते हैं। ग्राहम ने कहा, क्या तुम्हें एहसास है कि इस तरह तुम्हारी जिंदगी हर वक्त खतरे में रहती है? मैंने कहा, मैं लोगों की जानें बचाता हूँ, उन्हें कानून के फंदों से दूर रखता हूँ, तो मेरा कोई दुश्मन क्यों होने लगा? ग्राहम ने मुझे गौर से देखा, बोला, तुम्हारी डिमांड क्या है? मैंने कहा, खुद से कोई डिमांड करने को मैं अच्छा नहीं समझता। इन मालूमात के एवज तुम कोई मुनासिब रकम दे दो, मैं कबूल कर लूंगा। मैंने मुनासिब पर जोर दिया। विल्सन ने कहा, हमें कैसे अंदाजा हो सकता है कि तुमने कितनी रकम खर्च की है? मेरा लहजा तल्ख हो गया। मैंने कहा, मैं तुमसे अपनी खर्च की हुई रकम मांगने नहीं आया। तुम्हारा जुर्म छुपाने के लिए मैंने जो मेहनत की है उसका मुआवजा तलब कर रहा हूँ। विल्सन ने कहा, 5,000 अमेरिकी डॉलर के बारे में क्या ख्याल है? मैंने उठते हुए कहा, मैंने मुनासिब रकम का मुतालबा किया था, लेकिन तुमने एक इंतहाई नामुनासिब ऑफर की है। तुम्हारा जुर्म इससे कहीं बड़ा है। ऐसा मालूम होता है कि तुम्हें सौदे से कोई खास दिलचस्पी नहीं है। विल्सन ने मुस्तरिबाना लहजे में कहा, बैठो बैठो, जबकि ग्राहम मुझे खूंखार नजरों से घूर रहा था। विल्सन बोला, हम तुम्हें नाराज होकर नहीं जाने देंगे। मैंने दोबारा बैठते हुए कहा, मुझे तवक्को थी कि तुम लोग कम से कम 50,000 डॉलर की ऑफर जरूर करोगे, मगर तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। ग्राहम ने डेविड की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये शख्स जो तुम्हारे साथ है, इसका ताल्लुक इंटेलिजेंस से है या तुम्हारे गिरोह से? मैंने कहा, वो गिरोह नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये शख्स मेरा दोस्त है। ग्राहम ने मजे का खेज लहजे में कहा, बहुत फर्माबरदार बच्चा मालूम होता है, अभी तक एक लफ्ज भी नहीं बोला। ग्राहम के बदलते हुए तेवर मेरी नजरों में थे। तेवर तो उसके शुरू से ही अच्छे नहीं थे। अगर विल्सन न होता तो वो बातचीत आगे बढ़ने ही ना पाती। बज़ाहिर तो वो दोनों खतरनाक नजर आते थे, लेकिन विल्सन का अंदाज मसालेहाना था। उसकी कोशिश शुरू से ही ये रही थी कि मसालेहाना रवैया इख्तियार किया जाए, जबकि ग्राहम के अंदाज से लगता था कि वो एक पैसा देने के लिए भी तैयार नहीं है। मैंने गुस्सीले लहजे में कहा, ये फर्माबरदार जरूर है मगर बच्चा नहीं है, तुम्हें तमीज से गुफ्तगू करनी चाहिए। ग्राहम के होंठ तनफ्फुर आमेज अंदाज में खिंच गए। बोला, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि तुम्हारी लाश किस तरह ठिकाने लगाऊंगा। मैं उछल कर खड़ा हो गया। लाश? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया मिस्टर ग्राहम? मैंने तुम्हारी हमदर्दी में क्या कुछ किया और तुम मेरे साथ ये सलूक कर रहे हो? ग्राहम ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसका रुख मेरी तरफ कर दिया। बोला, सुकून से बैठ जाओ बंस टिले, वरना मैं तुम्हारी खोपड़ी में सुराख कर दूंगा। विल्सन ने सरजनिश करने वाले अंदाज में कहा, होश में आओ ग्राहम, बात को जितना बढ़ाओगे उतना ही उलझती जाएगी। ग्राहम बोला, तुम अहमक हो विल्सन। इन मालूमात के साथ इसकी जिंदगी हमारे लिए बरहना तलवार से कम नहीं, जो हर वक्त हमारे सरों पर लटकती रहेगी। विल्सन बोला, ये तो ताजिर है, इसने वाकई बहुत मेहनत की है। गौर करो तो एक तरह से ये हमारा मोहसिन है। इसने गवाहों का मुंह बंद न कर दिया होता तो हम कहाँ होते। बेहतर यही है कि इससे बात कर ली जाए। मुझे तवक्को है कि ये कम पैसों में भी तैयार हो जाएगा। ग्राहम बोला, इस बात की जमानत तुम दोगे कि बाहर जाने के बाद ये हमारा राज अफशा नहीं कर देगा? मैंने जल्दी से कहा, चंद सिक्कों की खातिर मैं अपनी साख का सौदा नहीं कर सकता। वैसे भी मेरी दिलचस्पी पैसे में है। तुम लोगों ने जो कुछ किया उससे मुझे कोई गरज नहीं। ग्राहम ने तमस्खराना अंदाज में कहा, यह कोई जमानत नहीं है मिस्टर बंस, या हम तुम्हारी जबान पर यकीन कर लें। मैंने बड़े सुकून से कहा, मेरी बात मानने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता है भी नहीं।